नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ गई हैं और तैयारी जोरों शोरों से है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये चुनाव बेहद अहम इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर, उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। क्या लग रहा है कि कैसा होगा ट्रेलर, क्योंकि इसे ट्रेलर कहा जा रहा है, 2025 में फिल्म देखने को मिलेगा? देखिए, उपचुनाव जो हो रहा है इसमें ट्रेलर और फिल्म की बात नहीं है। जी। हमेशा उपचुनाव होते रहते हैं। उपचुनाव कोई जीतता है। उपचुनाव और आम चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। आम चुनाव में मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सरकार किसकी बनेगी। और उपचुनाव कैंडिडेट के आधार पर होता है, कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन हारेगा। तो यह जो उपचुनाव हो रहा है, अभी तक तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई थी। इस चुनाव में एक नए नेता आए हैं, प्रशांत किशोर, तो एक प्रयास कर रहे हैं, नए नेता अपना पांव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव में उनकी परीक्षा है कि वो कितना सफल हो पाते हैं। दावे तो वो बड़े बड़े कर रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीट विधानसभा में जीतेंगे, उपचुनाव का 4 सीट जीतेंगे। तो सबसे बड़ी परीक्षा उनकी है। और अब जहाँ तक चुनाव की बात है, तो मुझे लगता है कि इमामगंज में तो वहाँ पे लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए में है, तो वहाँ जीतना मांझी जी के परिवार से कोई लड़ेंगे और उनका पलड़ा भारी होता दिख रहा है। दूसरा आ गया बेलागंज। तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव लगातार जीतते आए हैं। लगातार वो 90 के बाद से कंटिन्यू वो वहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं। पहली बार अब उनके जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा। अब किसको बनाते हैं वो, लेकिन वहाँ लड़ाई अभी भी सुरेंद्र यादव वर्सेस ऑल की होगी। तो सुरेंद्र यादव क्या करते हैं अब देखना है। लेकिन वहाँ पलड़ा मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का, आरजेडी का वहाँ भारी दिख रहा है। प्रशांत किशोर वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट देकर आरजेडी का वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी का वोट वो कितना काट पाते हैं वो तो चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं। हालांकि वो मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं, उससे नुकसान आरजेडी को ही होने की संभावना है अगर मुस्लिम वोट थोड़ा सा भी सेंधमारी करते हैं वो। तो दूसरी तरफ आ जाइए आप रामगढ़। तो रामगढ़ में जगतानंद सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए से कैंडिडेट होंगे और बसपा वहाँ अहम भूमिका निभा रही है। वहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई पहले से है। वहाँ संभावना बसपा का भी अपर हैंड दिख रहा है। वहाँ हमेशा त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है और उसमें है कि जगतानंद सिंह के बेटे जो सुधाकर सिंह अभी एमपी बन गए हैं, तो बहुत कम वोट से चुनाव जीत पाए थे। और इस बार एनडीए एकजुट है। पिछली बार था कि चिराग पासवान ने कैंडिडेट दिया था जिसका फ़ायदा उनको मिला था। इस बार एनडीए एकजुट था, तो एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है और दूसरी तरफ बसपा का भी पलड़ा भारी दिख रहा है। तो वहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है, कोई भी जीत हार सकता है। उसमें प्रशांत किशोर अपना एक चतुर्कोणीय मुकाबला करना चाह रहे हैं। जी सर, पहले एनडीए और इंडिया के बीच की ये लड़ाई थी, रुपौली में देखने को भी मिला, दोनों को हार मिली और उसके बाद तैयारी शुरू हो गई थी। काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी की जा रही थी कि किसी भी तरीके से ये जो 4 उपचुनाव होने हैं वहाँ पर हम जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन इसमें एंट्री प्रशांत किशोर की हो गई है। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर वोट काटने की भूमिका में सिर्फ रह जाएंगे या फिर उसका कुछ असर भी देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दावे तो वो कर रहे हैं कि 4 सीट जीतेंगे, लेकिन अभी तक जो स्थिति है इमामगंज में कुछ बहुत बड़ा होता नहीं दिख रहा है। चाहे बेलागंज में भी जीतने की संभावना नहीं दिख रही है, वोट कटता ही नज़र आ रहे हैं। अब बच गया बक्सर और तरारी में चूँकि उन्होंने राजपूत कैंडिडेट दिया है, तो वहाँ एक अगर राजपूत वोट एनडीए छोड़कर मोबिलाइज होता है उनके पक्ष में, तो प्रशांत किशोर लड़ाई में त्रिकोणात्मक लड़ाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और बच गया रामगढ़। तो रामगढ़ में त्रिकोणात्मक पहले से है। अब वहाँ वो कैंडिडेट देते हैं तो वहाँ क्या भूमिका निभा पाते हैं, चतुर्कोणीय लड़ाई करा पाते हैं या फिर इसी तरह से मतलब वोट मात्र काट कर रह जाते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता होती मुझे नहीं दिख रही है वहाँ 4 सीट पर। अब देखना है, अभी तो कैंडिडेट की घोषणा होनी बाकी है। कैंडिडेट घोषणा होने के बाद अब क्या लोगों का माहौल क्या बनता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ करते नहीं दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। 2025 में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 का जो परिणाम आएगा वो बताएगा कि 2025 की तस्वीरें क्या होगी। आपको क्या लग रहा है कि परिणाम किसके तरफ ज़्यादा झुकाव जनता का दिख सकता है?
देखिए, अगर उपचुनाव में 4 सीट प्रशांत किशोर जीत लेते हैं, तो एक माहौल निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के पक्ष में जाएगा। 4 क्या 2 भी अगर जीत लेते हैं, तो एक माहौल बनेगा कि भाई दिल्ली की तरह एक प्रशांत किशोर बड़ा कुछ कर पाते हैं। बिहार का केजरीवाल बन सकते हैं। लेकिन अगर एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं और हर जगह वोट-कटवा की भूमिका में बनकर रह जाएंगे, तो विधानसभा चुनाव में फिर उनकी स्थिति वही हो जाएगी, वोट-कटवा की ही रह जाएगी। टोटल चीज़ प्रशांत किशोर के लिए समझिए कि ये जीवन मरण का सवाल है उपचुनाव। अगर 4 सीट में 2 भी जीत जाते हैं, 1 भी जीतते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी और नहीं तो बस आम चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास कर पाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी आप सुन रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट जी को और संतोष जी हमारे साथ थे, जो कि बिहार के जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर तमाम अलग-अलग तरह की बातें आपके सामने पेश कर रहे थे। बाकी बिहार में नवंबर महीने में इमामगंज, तरारी और रामगढ़, बेलागंज में ये उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव बेहद अहम इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव का परिणाम तय करेगा कि 2025 में क्या होने वाला है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।